नमस्ते। कोआला एंड अ कप में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और रोमांचक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी है। प्राचीन भारत एक स्वर्णिम भूमि थी जहां महान लोगों ने कला और ज्ञान के अमर खजाने बनाए। 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के गुप्ता काल के दौरान एक कवि रहते थे जिनके शब्द लोगों के दिलों में जीवंत तस्वीर बना जाते थे। यह कहानी है प्राचीन भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास की और उनके अविश्वसनीय परिवर्तन की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कालिदास नाम का एक युवक रहता था, लेकिन तब वह वो कवि नहीं था जिन्हें हम आज जानते हैं। गांव वाले सिर हिलाकर कहते, बेचारा कालिदास बिल्कुल कुंद छुरी की तरह है। वह न पढ़ सकता था न लिख सकता था। जब लोग बुद्धिमानी की बातें करते तो वह बस खाली निगाहों से देखता रहता। कालिदास गाय चराने का काम करते थे। सारा दिन खेतों में मवेशियों के साथ बिताते थे। वह दयालु और मेहनती थे, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई की बात आती तो बिल्कुल हताश लगते थे। गांव के बच्चे कभी कभी उनके साथ मजाक करते, कठिन सवाल पूछते सिर्फ उन्हें सिर खुजाते हुए देखने के लिए। उज्जैन के भव्य राज में राजकुमारी विद्योत्तमा रहती थी। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमती भी थी। इतनी कुशल कि उन्होंने हर उस विद्वान को हरा दिया था जो उनसे विवाह करने की चाह में आए थे। राजकुमारी की एक शर्त थी, वह सिर्फ उस आदमी से विवाह करेंगी जो ज्ञान की लड़ाई में उन्हें मात दे सके। एक के बाद एक देश भर से विद्वान अपनी किस्मत आजमाने आए और एक के बाद एक वे हार और लज्जित होकर चले गए। इनमें से कुछ अभिमानी विद्वानों ने अपनी कड़वाहट में बदला लेने की योजना बनाई। अगर राजकुमारी खुद को इतनी श्रेष्ठ समझती हैं तो चलो उनके लिए सबसे मूर्ख आदमी ढूंढते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका विवाह एक बेवकूफ से हुआ है तो उन्हें सबक मिल जाएगा। वे तब तक ढूंढते रहे जब तक उन्हें कालिदास पेड़ की डाल पर बैठा नहीं मिला, जो उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहा था जिस पर वह बैठा था। अति उत्तम। उन्होंने उसे अच्छे कपड़े पहनाए, कुछ हाथ के इशारे सिखाए, उसे निर्देश दिया कि दरबार में एक भी शब्द ना बोले। राजकुमारी के सामने एक महान विद्वान के रूप में उसे पेश किया जो मौन संवाद पसंद करते हैं। विद्वानों ने कालिदास को राजकुमारी के सामने पेश करते हुए कहा, राजकुमारी, इन महान संत ने एक सप्ताह के लिए मौन व्रत लिया है। वे केवल अर्थपूर्ण हाथ के इशारों से बात करना चाहते हैं और हम विनम्रता से उनके गहन ज्ञान का अनुवाद करेंगे। राजकुमारी चकित हुई। एक विद्वान इतना बुद्धिमान कि उनकी चुप्पी भी अर्थपूर्ण हो। वह उत्सुकता से राजी हो गई। आगे जो हुआ वह शाही इतिहास की सबसे मजेदार गलतफहमी थी। राजकुमारी ने सौम्यता से एक उंगली आसमान की तरफ उठाई, जिसका मतलब था एक ही परम सत्य है जो सबका स्वामी है। कालिदास घबरा गया। क्या यह स्त्री मेरी आंख फोड़ने की धमकी दे रही थी? बिना सोचे उसने तुरंत 2 उंगलियां उनकी तरफ कर दी, जैसे कह रहा हो, अच्छा, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्वानों ने चतुराई से स्थिति संभाली। हे राजकुमारी, संत जी का तात्पर्य है कि ईश्वर के 2 रूप हैं, सगुण और निर्गुण। राजकुमारी प्रभावित हो गई। उत्साहित होकर उन्होंने अपनी हथेली खोलकर उसकी तरफ कर दी, जिसका मतलब था पूरी दुनिया परमेश्वर के सामने खुली हथेली की तरह है। बेचारा कालिदास अपनी जगह से उछल पड़ा। अब राजकुमारी जरूर ही उसे थप्पड़ मारने वाली थी। उसने तुरंत मुट्ठी बांधकर राजकुमारी को दिखा दी, जैसे कह रहा हो, अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगा। विद्वानों ने फिर से चतुराई से अनुवाद किया। संत जी सिखाते हैं कि जब लोग मुट्ठी बनाने वाली उंगलियों की तरह एकजुट होते हैं तो वे खुली हथेली की तरह अलग खड़े होने से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए पहले हमें एक दूसरे के लिए अपने हृदय खोलने चाहिए, फिर परमात्मा के लिए। अद्भुत ज्ञान! राजकुमारी बिल्कुल चकित रह गई।
उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें अपना आदर्श साथी मिल गया है। राजकुमारी विद्योत्तमा ने कालिदास से विवाह करने की सहमति दे दी। विवाह की अगली सुबह राजकुमारी विद्योत्तमा ने दर्शन, कविता और जीवन के महान रहस्यों पर चर्चा की कल्पना की थी। लेकिन कालिदास अचानक खिड़की के पास दौड़ा, बाहर किसी चीज को उत्साह से इशारा करते हुए। महल के फाटक के पास एक ऊँटों का काफिला गुजर रहा था। देखो देखो, वह बच्चों की तरह उत्साह से चिल्लाया। उटहू, कितना बड़ा उटहू! राजकुमारी अवाक रह गई। एक विद्वान संत कभी भी इतने सरल शब्द का गलत उच्चारण नहीं करेगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया था। मूर्ख आदमी, वह चिल्लाई। मैंने सोचा था कि मैं एक महान विद्वान से विवाह कर रही हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल ना समझ हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कालिदास के आंखों से आंसू बहने लगे। वह महल छोड़कर चला गया। वह उस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में एक जलती हुई इच्छा जगी, सीखने की, ज्ञान प्राप्त करने की और सम्मान के योग्य बनने की। कई दिनों तक कालिदास गांव-गांव भटकता रहा। आखिरकार हफ्तों की यात्रा के बाद उसने लोगों को एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के बारे में बात करते सुना। एक बूढ़ी औरत ने कहा, कहते हैं वे किसी के भी भाग्य को सिर्फ उसकी हथेली देखकर पढ़ सकते हैं। वे किसी भी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। कालिदास के दिल में आशा की एक चिंगारी जगी। शायद ये व्यक्ति उसे ज्ञान का रास्ता दिखा सके। जब कालिदास ज्योतिषी की कुटिया पहुंचा तो उसने एक विद्वान बूढ़े को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते देखा। गुरुजी, कालिदास ने गहरी श्रद्धा से झुकते हुए कहा, मैं एक साधारण आदमी हूँ जो अपनी अज्ञानता के लिए अपमानित हुआ है। कृपया बताएं, ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने का तरीका क्या है? ज्योतिषी ने उसे करुणा से देखा। मेरे बच्चे, मेरे पास बैठो। मैं तुम्हारी हथेली पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि सितारों और रेखाओं ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है। कालिदास ने उत्सुकता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज्योतिषी ने उसकी हथेली के विभिन्न रेखाओं का ध्यान से अध्ययन किया, पर अचानक उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी इच्छा सच्ची है, ज्योतिषी ने कहा, लेकिन मुझे सच्चाई बतानी होगी। तुम्हारी हथेली में ज्ञान की रेखा नहीं है। कालिदास का दिल बैठ गया। इसका मतलब क्या है गुरुजी? इसका मतलब है कि ज्ञान और शिक्षा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। देवताओं ने तुम्हें प्राकृतिक बुद्धि का आशीर्वाद नहीं दिया है। लेकिन कालिदास हार मानने को तैयार नहीं था। गुरुजी, कृपया मुझे दिखाएं कि ज्ञान की यह रेखा कैसी दिखती है, यह कहाँ होनी चाहिए। ज्योतिषी ने कालिदास को दया भाव से अपनी हथेली दिखाई। यहाँ देखो। उन्होंने अपनी हथेली पर एक स्पष्ट रेखा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह ज्ञान की रेखा है। तुम्हारी हथेली के किनारे से अंगूठे और तर्जनी के बीच से शुरू होती है और हथेली के मध्य भाग से होकर दूसरी तरफ तक जाती है। जो इस रेखा के साथ पैदा होते हैं वे विद्वान बनने के लिए नियत होते हैं। कालिदास ने ज्योतिषी की हथेली को ध्यान से देखा। धन्यवाद गुरुजी। उस शाम कालिदास बहती नदी के किनारे अकेला बैठा। ज्योतिषी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अगर देवताओं ने मुझे ज्ञान की रेखा नहीं दी है, उसने खुद से कहा, तो मैं खुद उसे बनाऊंगा। उसे नदी के किनारे एक तेज पत्थर मिला। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आखिरी बार अपनी हथेली को देखा। उसने याद किया कि ज्योतिषी ने उसे कहाँ रेखा दिखाई थी। अटूट संकल्प के साथ कालिदास ने अपनी हथेली को सावधानी से काटते हुए उस पर ज्ञान की रेखा बना दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने उस ज्योतिषी की हथेली पर देखी थी। खून बहा, आंसू बहे, लेकिन उसका संकल्प कभी नहीं हिला। इस पल से मैं मूर्ख कालिदास नहीं हूँ। मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, मैं विद्वान बनूंगा, उसने बहती नदी से कहा। इस तरह शुरू हुआ सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन।
दिन और रात कालिदास ने खुद को पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने जो भी पांडुलिपि देखी उसका अध्ययन किया, हर विद्वान से सीखा जो उन्हें सिखाने को तैयार थे, और चांदनी रात में कविता लिखने का अभ्यास किया। महीने साल में बीत गए। साधारण गाय चराने वाला अब कहीं गायब हो गया था और उसकी जगह एक प्रतिभाशाली कवि निकले, जिनके शब्द संगीत की तरह बहते थे और जिनका ज्ञान धरती के महानतम विद्वानों से टक्कर लेता था। आखिरकार कालिदास राजकुमारी विद्योत्तमा के महल गए। उन्होंने महल के फाटक के पास पहुंचकर राजकुमारी को संदेश भेजा, महारानी से कहिए कि एक कवि दर्शन चाहता है। जब विद्योत्तमा ने उन्हें देखा तो वह हैरान रह गईं। क्या ये वही व्यक्ति हो सकते थे जिन्हें उन्होंने निकाल दिया था? वे जाने पहचाने तो लगते थे, फिर भी बिल्कुल अलग। कालिदास ने उनकी सौम्यता के बारे में एक कविता सुनाना शुरू की जो उन्होंने स्वयं रची थी, इतने सुंदर और अर्थपूर्ण शब्दों का उपयोग करते हुए कि वे हवा को भी जादुई चमक से भरने लगे। राजकुमारी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी सौम्यता सुबह की सूरज से भी बढ़कर है। तुम्हारी बुद्धि पवित्र नदी की तरह बहती है। तुम में धरती और आसमान एक हो जाते हैं। मेरा दिल हवा में पत्तों की तरह कांपता है। तुम कौन हो? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। मैं कालिदास हूँ, उन्होंने कहा, वह व्यक्ति जिसने दूसरों द्वारा लगाई गई सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। उस दिन से कालिदास ने एक के बाद एक कृति रची। उन्होंने शकुंतला लिखा, एक प्रेम कहानी इतनी सुंदर कि वह सदियों तक दुनिया भर के लेखकों को प्रेरणा देती रही। उन्होंने मेघदूत लिखा, जहां उन्होंने प्रतिमा से एक बादल को प्रेमी का संदेश पहुंचाने वाला बनाया। उन्होंने रघुवंश रचा, महान राजाओं का गुणगान करने वाली एक महाकाव्य। कालिदास का अविश्वसनीय परिवर्तन एक किंवदंती बन गया जो भारत से कहीं दूर तक फैला। कालिदास की कहानी का सबसे सुंदर सबक है, महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप जीवन में कहां से शुरू करते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप बढ़ने के लिए कितना दृढ़ संकल्प लगाते हैं। कालिदास ने हमें दिखाया कि कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प के साथ कोई भी असाधारण चीजें हासिल कर सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जल्द ही दोबारा मिलते हैं।